25 खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी में चपरासी स्तर की 368 पदों पर भर्ती रद्द करने की सिफारिश यूपी सरकार की कमेटी ने की है। ये उसी भर्ती का मामला है जब चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें चपरासी बनने के लिए पीएचडी और इंजीनियरिंग की डिग्री वालों ने भी आवेदन दिए थे। 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। इसी के बाद मुख्य सचिव ने कमेटी बनाई थी जिसमें भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे सिफारिश में क्या है जो कि कमेटी ने की है, और क्या आवेदकों की संख्या को देखते हुए भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से 368 जो चपरासी के पदों के लिए भर्ती हुई विज्ञापन निकला था, उसके लिए 23 लाख करीब 25,000 लोगों ने आवेदन किया। उसके बाद युवा की अगर इनको इंटरव्यू से करना है, इसके न्यूनतम योग्यता जो थी वो 5वीं पास था, और साथ ही व्यक्ति को साइकिल चलाना आना चाहिए। और इसीलिए इतने सारे एप्लीकेंट आ गए कि उसके बाद एक कमेटी बनानी पड़ी। 16 सितंबर को इस कमेटी का गठन हुआ था और कल इसकी दूसरी बैठक हुई थी। इस कमेटी के जो अगुवा हैं वो हैं सचिवालय प्रशासन के सेक्रेटरी, और इस कमेटी ने सिफारिश की चीफ सेक्रेटरी को कि इतने सारे एप्लीकेंट आ गए, अगर इनका इंटरव्यू किया जाए, 2000 लोगों का भी इंटरव्यू किया जाए तो सालों लग जाएंगे। इसीलिए कुछ क्वालिफिकेशन को बढ़ा दिया जाए जिससे एप्लीकेंट कम आए, और उसके बाद नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए भर्ती को, तभी ये भर्तियां हो पाएंगी चपरासी की। जी पंकज, जैसे कि जानकारी दे रहे थे, 368 पदों की भर्तियों के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियों के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें पीएचडी और इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी शामिल थे। और इसी संख्या को देखते हुए कमेटी बनी, जिसके बाद अब भर्ती रद्द करने की सिफारिश कमेटी ने की है। ये तस्वीरें सुबह 6:15 बजे की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड की यात्रा के लिए रवाना हुए। अपने 6 दिन के दौरे में मोदी का पहला पड़ाव आयरलैंड है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 60 सालों में ये पहला आयरलैंड दौरा है। मोदी आयरलैंड के पीएम एंड्रा कैनी से मिलेंगे। इस दौरान उनकी दोनों देशों के बीच आपसी और आर्थिक संबंध विकसित करने पर बातचीत होगी। यहाँ वो भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। आयरलैंड से 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी की यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 70वीं सालगिरह मना रहा है। अमेरिका में मोदी संयुक्त राष्ट्र विकास शिखर सम्मेलन में भाषण देंगे। राष्ट्रपति ओबामा की ओर से आयोजित शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 26-27 सितंबर को वो वेस्ट कोस्ट का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों के अलावा फेसबुक मुख्यालय में एक चर्चा सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मार्क जुकरबर्ग भी होंगे। फिर सैन जोन्स में 27 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से मिलेंगे और 28 सितंबर को उनका दौरा पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले मंगलवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने वायुसेना के लिए 37 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अमेरिकी कंपनी बोइंग से 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीदारी की जाएगी। इनकी कीमत होगी $2.5 अरब यानी करीब 162 अरब रुपए। 2009 से ही भारत अमेरिका से अपाचे और चिकून हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कीमतों को लेकर बात अटकी हुई थी। अमेरिका ने 2009 से अब तक 13 बार इन हेलीकॉप्टरों के रेट बढ़ाए हैं, लेकिन आखिरकार पीएम के अमेरिका जाने से पहले डील पक्की हो गई। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। सोमनाथ भारती पर अपनी पत्नी लिपिका से मारपीट का आरोप है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते दिख रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने देर रात सोमनाथ के भाई बहन और करीबियों को थाने बुलाया और सोमनाथ के संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की। इससे पहले सोमनाथ की अग्रिम जमानत की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसी के बाद से सोमनाथ भूमिगत हो गए हैं। उन्हें तलाशने के लिए पुलिस की टीम घर और दफ्तर पहुंची, लेकिन खाली हाथ ही उसे लौटना पड़ा। इस घटनाक्रम के बीच सोमनाथ भारती ने एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि तब तक सामने नहीं आऊंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती। भारती को लेकर राजनीति का पारा भी गर्म है। राहुल गांधी की छुट्टी पर जाने की अटकलों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कई देशों के निजी और सरकारी क्षेत्र की बड़ी हस्तियां हिस्सा लेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर जो भी अफवाहें हैं उन्हें हम खारिज करते हैं। राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर संसद के बजट सत्र से पहले भी काफी विवाद हुआ था। जब वो करीब 2 महीने की छुट्टी पर बैंकॉक चले गए थे, तब विरोधियों ने इनकी खूब आलोचना की थी। यूपी में मायावती के शासनकाल में हुए 10,000 करोड़ रुपए के NRHM घोटाले को लेकर सीबीआई जल्द ही मायावती से पूछताछ करने वाली है, लेकिन इसको लेकर मायावती ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद कल अचानक सीबीआई को मुझसे पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। बीजेपी के लोग ये भूल गए हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि इस तरह के दबावों में आ जाए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पटना में आयोजित इसी कार्यक्रम से बिहार में समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पटना के एसकेएम हॉल में एसपी और तीसरे मोर्चे के बाकी दलों के कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह में अखिलेश ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। कोई कंपनी तय कर देती है कि अच्छे दिन ऐसे आ सकते हैं, तो तय कर लिया उन्होंने कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे। वो उस पार्टी का नारा नहीं था, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली कंपनी का नारा था। काला धन और सफेद धन का मामला ही नहीं पता हम लोग, बताया सबको पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो मिला नहीं, बिहार में मिला कि नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूँ आपको। क्या रविवार को रेडियो पर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी की बिक्री दोगुनी होने का जो दावा किया था वो झूठा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खरीदारी पर नजर रखने वाली वेबसाइट indiaspend.com ने पीएम के दावे को गलत बताया है। indiaspend.com के मुताबिक 2013-2014 में देश भर में खादी की बिक्री करीब 1081 करोड़ रुपए थी, जो 2014-2015 में 1145 करोड़ रुपए हो गई। यानी एक साल में खादी की बिक्री में महज 5.91% का इजाफा हुआ। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में करीब खादी की बिक्री डबल हुई है। अब ये कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ है, अरबों खरबों रुपया खर्च करके नहीं हुआ है। जिस शख्स की वजह से मैगी की बिक्री पर बैन लगा, उस शख्स को पद से हटा दिया गया है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से युद्धवीर सिंह मलिक का तबादला हो गया है। युद्धवीर FSSAI के CEO थे, लेकिन अब इन्हें नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि MSG और लेड की ज्यादा मात्रा पाए जाने पर युद्धवीर सिंह मलिक ने ही 5 जून को मैगी पर बैन लगाने का फैसला किया था। गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर लगी रोक के बाद वाराणसी में कल जमकर हंगामा हुआ। गंगा में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की मांग पर अड़े साधुओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। वाराणसी में हंगामे के बाद प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। वाराणसी में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे थे। इस पर पुलिस ने उन्हें रोका और गणेश प्रतिमा को उठाकर ले गए। इसी दौरान पुलिस और साधु संतों में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई साधु और आम लोग घायल हुए हैं। यूपी के आगरा में मेघ सिंह ने इस शख्स को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि ये मुसीबत में उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल से तस्वीरें लेने में व्यस्त था। मंगलवार को मेघ सिंह अपनी एक रिश्तेदार और उसके 2 बच्चों को बाइक पर लेकर जैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 2 पर पहुंचे तो पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई और मेघ सिंह भी बुरी तरह जख्मी हो गए। मेघ सिंह घायल हुए दूसरे बच्चे को गोद में लेकर मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए कि लोग मदद करने के बजाय हादसे की तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। इस हरकत से गुस्साए मेघ सिंह ने फोटो खींचने वाले एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। पहली कक्षा के बच्चों के बीच ये भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि एक बेकाबू ट्रैक्टर स्कूल की दीवार तोड़ते हुए सीधे क्लास में जा घुसा। ये घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मौजूद सारा इंग्लिश स्कूल की है। मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब हुए इस हादसे के वक्त क्लास में 32 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। खैरियत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। चंडीगढ़ पुलिस राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज सुखमनप्रीत सिद्धू की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा पाई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के इसी पार्क से नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिद्धू का शव सोमवार को मिला था। बताया जाता है कि सुखमनप्रीत को 4 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस को आशंका है कि सिद्धू की हत्या कहीं और करके शव को सेक्टर 27 के पार्क में छिपा दिया गया था। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा के सहयोगी रहे सिद्धू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करते थे और साथ ही में एक लॉ फर्म भी चलाते थे। पुलिस को हत्या में किसी करीबी के शामिल होने का शक है। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में सगे भाई पर अपनी नाबालिग बहन से रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि वो पिछले 1 महीने से बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था।
पीड़िता ने जब ये बात अपनी सहेली को बताई तो इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेप के इस आरोपी पर 8 साल पहले अपनी सगी मां की हत्या का आरोप लगा था। पर्ल ग्रुप चलाने वाली कंपनी PACL और इसके 4 डायरेक्टर्स पर सेबी ने 7,269 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। PACL को ये रकम 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी। सेबी की तरफ से किसी कंपनी पर लगाया गया ये अब तक का सबसे भारी जुर्माना है। सेबी के मुताबिक PACL के डायरेक्टर्स तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह और सुब्रता भट्टाचार्य ने लोगों से अवैध तरीके से पैसा जुटाया है, जिसकी वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। BCCI के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के निधन के बाद इस पद के दावेदारों में नया नाम अमिताभ चौधरी का उभर कर आ रहा है। अमिताभ चौधरी BCCI के संयुक्त सचिव और झारखंड क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। ईस्ट जोन 2017 तक अपने जोन का अध्यक्ष रहता है। अमिताभ चौधरी इस जोन की पहली पसंद हैं। सूत्रों के मुताबिक N श्रीनिवासन का कैंप भी अमिताभ चौधरी का समर्थन करेगा। अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार और राजीव शुक्ल के नामों को लेकर भी अटकलबाजी चल रही है। शशांक मनोहर का नाम भी रेस में है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है। बेंगलौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में टीम इंडिया का कैंप चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली समेत 30 खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने कल अभ्यास भी किया। इसके अलावा खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ। 2 अक्टूबर को भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 खेलना है। कुल 3 T20 की सीरीज होनी है। इसके बाद 5 वनडे होंगे और नवंबर में 4 टेस्ट की सीरीज। आज से सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। 27 सितंबर तक टीम इंडिया का ये कैंप चलेगा। इस बड़े से बर्तन में रखी ये चीज आखिर क्या है, पता है आपको? ये है 9000 किलो का लड्डू। मंगलवार को मुंबई में अभिनेत्री रवीना टंडन ने अंधेरी के राजा को इस लड्डू का भोग लगाया। आयोजकों का दावा है कि इससे पहले दुनिया में कभी किसी ने इतना बड़ा लड्डू नहीं बनाया, इसलिए वो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप? मैं मोना। मुंबई में आयोजित इसी कार्यक्रम में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने अपनी आने वाली फिल्म तमाशा का ट्रेलर लॉन्च किया। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली भी मौजूद थे। तड़क भड़क में आओ, वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे। 3 मिनट की इस ट्रेलर में रणबीर और दीपिका की केमिस्ट्री खूब जम रही है। इससे पहले ये दोनों जवानी दीवानी और बचना ए हसीनों में एक साथ काम कर चुके हैं। तमाशा एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 27 नवंबर को रिलीज होगी। और ये दक्षिण के मशहूर लेखक विजेंद्र प्रसाद की अगली फिल्म से डेब्यू कर सकती हैं श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर। सूत्रों के मुताबिक सुपरहिट फिल्म बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद ने अपनी फिल्म के लिए जानवी और दक्षिण के सुपरस्टार D सलमान को लेने की इच्छा जताई है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी 4 भाषाओं में बनेगी। आपको बता दें कि विजेंद्र प्रसाद ने ही इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बाहुबली और सलमान खान की बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। छोटे पर्दे की सबसे बड़ी खबर का इंतजार खत्म हो गया है। कलर्स चैनल के CEO राज नायक ने ट्विटर पर ये प्रोमो रिलीज कर बिग बॉस सीजन 9 की लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया। प्रोमो के मुताबिक बिग बॉस सीजन 9 11 अक्टूबर को रात 9 बजे लॉन्च होगा और इसका प्रसारण कलर्स चैनल पर 12 अक्टूबर से हर सोमवार से शुक्रवार तक रात 10:30 बजे किया जाएगा। शो को अभिनेता सलमान खान होस्ट करेंगे। सलमान 5वीं बार बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। ऑडी, जेटा, बीटल, स्कोडा और पोलो जैसी महंगी कारें बनाने वाली जर्मन की मशहूर कार कंपनी फोक्सवैगन ने मान लिया है कि उसने अपनी 1 करोड़ 10 लाख डीजल गाड़ियों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया है जो प्रदूषण जांच को चकमा दे सकती है। कंपनी के इस इकरारनामे के बाद दुनिया भर में हड़कंप है। अमेरिका में जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि फोक्सवैगन की डीजल गाड़ियां प्रदूषण जांच के दौरान जहरीली गैस छोड़ना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही पोल्यूशन टेस्ट खत्म होता है, गाड़ियां 40 गुना ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस छोड़ने लगती है। सवालों के घेरे में 2009 से 15 के बीच लॉन्च की गई वो गाड़ियां हैं जिन्हें क्लीन डीजल इंजन के नाम पर लॉन्च किया गया था। इस धोखाधड़ी की वजह से सिर्फ अमेरिका में ही कंपनी पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। यही नहीं, इस खुलासे के बाद फ्रांस, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों ने फोक्सवैगन गाड़ियों की जांच के आदेश दे दिए हैं।
कराची के जिस स्टेशन से रिपोर्टिंग के दौरान 22 रीटेक की वजह से पाकिस्तान के पत्रकार चांद नवाब मशहूर हुए थे, उसी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को चांद नवाब की रेलवे पुलिस ने पिटाई कर दी। 92 न्यूज चैनल के लिए बतौर रिपोर्टर काम कर रहे चांद यहाँ रेलवे टिकटों की कालाबाजारी की रिपोर्टिंग करने आए थे। आपको बता दें कि ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चांद नवाब का ही किरदार निभाया है। घटना के बाद सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान ने भी उनका हालचाल पूछा है। अमेरिका के लिए कैलिफोर्निया का मिलिट्री बेस में हादसे का शिकार हुआ ये लड़ाकू विमान FA-18 सुपर हॉर्नेट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना करती है। बताया जा रहा है कि सोमवार को नियमित अभ्यास के लिए उड़ान भरने के ठीक बाद ही विमान क्रैश हो गया। अच्छी बात यह है कि विमान का पायलट वक्त रहते बाहर कूदने में कामयाब रहा और उसकी जान बच गई। चीन के लोग वन्य जीवों से कितना प्यार करते हैं, पैन पैन नाम का ये पांडा उसकी मिसाल है। पैन पैन दुनिया का सबसे बुजुर्ग पांडा है। मंगलवार को इसका 30वां जन्मदिन था। इस मौके पर लोगों ने पैन पैन के लिए गाजर और बर्फ से खास केक बनाया। चीन के सिचुआन प्रांत के चिड़ियाघर में रह रहा पैन पैन 130 बच्चों का पिता है। आपको बता दें कि पांडा धरती से लुप्त होने की कगार पर है और चीन में इसके शिकार पर सख्त पाबंदी है।